हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एन फैक्टर्स निकालना सिखाया था। ठीक है, हमने यहाँ तक के एग्जांपल कर लिए थे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके आगे से कुछ एग्जांपल्स। सो आज की क्लास में आपको सारे एन फैक्टर्स निकालना मैं सिखा दूंगा, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं ले रहा हूँ MnO4 माइनस से Mn+2। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सो वहाँ पे हम लोग KMnO4 की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और हमें मिलेगा कि KMnO4 तीनों मीडियम में होता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सो इसके प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, क्योंकि जेई डायरेक्टली पूछता है इस पे क्वेश्चंस कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कौन सा आयन निकालेगा, बेसिक मीडियम में कौन सा निकालेगा एंड ऑल। चलिए, तो यहाँ पे मैं देखूँ तो MnO4 में Mn के एटम्स कितने हैं, 1, और यहाँ पे भी 1, तो एटम्स तो सेम है। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो इसकी है +7 और यहाँ है +2। चेंज कितने का आ रहा है, चेंज बाय 5, क्योंकि +2 से +7 से +2 जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन से। सो अगर मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना हो तो मैंने आपको सिखाया था वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, चेंज इनटू नंबर ऑफ़ एटम्स। तो नंबर ऑफ़ एटम्स तो यहाँ पे एक ही है, तो कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 5। और अगर मैं इसको रिवर्स देखूँ और इसका वैलेंसी फैक्टर देखूँ Mn+2 का, तो ये कितना हो जाएगा, +2 से +7, ये भी 5 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब एटम्स के नंबर सेम हो, यानी यहाँ पे भी एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, तो वैलेंसी फैक्टर में ज़्यादा चेंज नहीं आते। वो केस कब होता है, जब नंबर ऑफ़ एटम्स चेंज हो जाए। अब सेकेंड है इसी का एग्जांपल, ठीक है, वो है MnO4 माइनस गिव्स आउट MnO2। ये रिएक्शन देता है बेसिक मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में MnO2 का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए अगेन +7 और यहाँ कितना है +4। अगर मैं चेंज देखूँ तो चेंज कितने का है, 3 का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3 इंटू नंबर ऑफ़ एटम विच इज़ इक्वल टू 1। और अगर मैं इसके लिए भी वैलेंसी फैक्टर देखूँ तो 3 ही आने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि MnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 आयन देता है, बेसिक मीडियम में MnO2 आयन देता है। ठीक है, यहाँ तक वैलेंसी फैक्टर आपको क्लियर हुआ। अब अगर हम हाईली बेसिक मीडियम ले लें तो MnO4 माइनस क्या देगा, अगर हाईली बेसिक मीडियम तुम ले लो। ठीक है, अब ये सब चीज़ें देखो यार, आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपको रिएक्शंस यहाँ जितनी भी मैं दे रहा हूँ, जितनी भी रिएक्शंस में आयंस कन्वर्जन हो रहा है, वो सब आपको कहीं ना कहीं याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जेई को इस क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो वो आपको सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट देगा, प्रोडक्ट नहीं देगा। बट ऐसा बहुत कम होता है, बट अगर डिफ़िकल्टी लेवल हाई करनी हुई तो ऐसा हो जाएगा। अब हाईली बेसिक मीडियम में ये जाता है MnO4 -2 में, कहाँ से, MnO4 माइनस से। अब +7 से +6 चेंज आ रहा है 1 का, वैलेंसी फैक्टर इज़ इक्वल टू चेंज इनटू नंबर ऑफ़ एटम। नंबर ऑफ़ एटम दोनों में 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर इधर भी 1 है और इधर भी 1 होगा। तो ये तीनों रिएक्शंस आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन लेने जा रहे हैं वो थोड़े से ट्रिकी एग्जांपल्स है। अब चलो एक चीज़ और है, कई बच्चों ने मुझे बोला कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कि अगर रिएक्शन बैलेंस हो तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। लाइक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने बैलेंसिंग में लिए डिवाइड बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो तुम इस रिएक्शन को वापस से लेके सॉल्व कर लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा आंसर सेम ही होगा, चाहे तुम किसी और को ले लो। चलो मैं इसमें से कौन सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, इसे हम लोग एक बार लेते हैं, Cr2O7 -2 से Cr+3। यही रिएक्शन है, ये वाली ले रहा हूँ मैं, और तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट से भी समझा देता हूँ। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, 6, Cr2O7 -2 का 6 आया था और Cr का 3 आया था। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाऊँ तो मैं ट्वाइस करूँगा, Cr बैलेंस हो गए। अब मैं बैलेंस करूँगा ऑक्सीजन, 7H2O यहाँ पे लगाऊँगा, यहाँ पे टोटल चार्ज है -2, यहाँ पे टोटल चार्ज है +6, इधर -2 है, इधर +6 है। क्या करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे देखो मुझे
इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ टोटल चार्ज -2, यहाँ +6, मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले 7H2O जब मैंने यहाँ ऐड किया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 14H+। अब कितना हो जाता है, 14 तो H+ है, यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है 14 और नेगेटिव चार्ज है 2। टोटल कितना है, यहाँ 12 पॉजिटिव है और यहाँ 6 पॉजिटिव है। तो इधर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखो मैंने वहाँ पे बताया था कि वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। अब मुझे Cr2O7 - 2 का अगर निकालना है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कितने लिए 6 और इसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है 1। सो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 6। इसके लिए निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cr+3। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग बोल रहे थे कि सर आपने वहाँ ऐसा बताया था। तो बेसिकली यार मैंने ये भी तो बोला था कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर हम बैलेंस रिएक्शन ले रहे हैं तो हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो हमें रिएक्शन के बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 12 और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है 2। आंसर कितना आया 6। सो दोनों के लिए n फैक्टर 6 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो आपको प्रूफ होता है। यहाँ मैंने 3 बोल दिया था, सो अच्छा Cr2O7 से Cr+3, हाँ। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की। यहाँ पे अपन ने 12 लिख दिया जबकि यहाँ पे है कितना 6, ठीक है। सो यहाँ पे 6 आएगा और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा 3। सो आप देख सकते हो कि अगर आप बैलेंस करके भी सॉल्व कर रहे हो तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा आंसर में, आंसर सेम है, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एक और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये वाला ले लेते हैं हम, तो मैं इसको यहीं दिखा देता हूँ। देखो CO2 से C2O4 - 2। पहले मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी है तो मैं क्या करूँगा 2CO2। अब 2CO2 करने में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, और यहाँ पे है टोटल -2 चार्ज और यहाँ है 0। सो रिएक्शन फाइनली क्या हो जाएगी 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट C2O4 - 2। अब ये हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस्ड है। तो वैलेंसी फैक्टर अगर मुझे बैलेंस्ड रिएक्शन का निकालना है तो क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन विच इज़ बैलेंस्ड डिवाइड बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। तो पहले मैं CO2 का निकालता हूँ, तो CO2 2/2 कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर 1, और वैलेंसी फैक्टर अगर मैं C2O4 - 2 का निकालूँ तो 2 बाय बैलेंसी फैक्टर बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1। सो C2O4 का आ रहा है 2 और CO2 का आ रहा है 1। आप यहाँ चेक कर सकते हो, CO2 का आ रहा है 1 और C2O4 कहाँ गया, ठीक है। C2O4 में यहाँ से देख लो +3 से 4, चेंज 1 का इंटू नंबर ऑफ़ एटम्स कार्बन के कितने हैं 2। सो यहाँ से कितना आएगा 2। आप किसी भी एग्जांपल को ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने निकाल के दिया है C2O4 कितना आया 2 निकल के आया, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर आपको देखने हैं, आप किसी भी एग्जांपल को देखोगे तो आपको यही मिलेगा। चलो मैं नीचे ही बता देता हूँ कोई एग्जांपल। कौन सा लें, ये वाला बता दिया मैंने, MnO4 का ले लेते हैं। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला नहीं, हाँ सब में एक ही एटम है, यही ले लेते हैं। MnO4 माइनस से MnO4 - 2। अब इसमें कुछ भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दोनों का वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आप लोग को सिर्फ इतनी सी चीज़ सीखनी है कि अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, तब आप लगाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। और अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आप क्या लगाओगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जैसे इस रिएक्शन को मैं लेता हूँ, ठीक है, MnO4, पर इसमें भी दोनों का वैलेंसी फैक्टर सेम है, इनमें सब में सेम ही आ रहा है यार, तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं है। होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ ले लेते हैं I2 वाला ले लेते हैं, चलो इसको देख लो। I2 से I-, देखो I2 का वैलेंसी फैक्टर हमने निकाला था, कितना आया था 2 आया था, और I- का 1 आया था। यहाँ चेक कर लेते थे I2 मतलब 0, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो मैं यहाँ 2I- करूँगा
तो आई एटम बैलेंस हो गए। अब टोटल चार्ज यहाँ कितना है, -2, और यहाँ कितना है 0, तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो फाइनल रिएक्शन मेरी क्या होगी, I2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2I-। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है, मुझे वैलेंसी फैक्टर I2 का निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ यूज्ड टू बैलेंस द रिएक्शन डिवाइड बाय बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। I2 का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1। सो वैलेंसी फैक्टर फॉर I2 इज इक्वल टू 2, और वैलेंसी फैक्टर फॉर I- इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर 2, तो 1। तो क्या चेंज आ रहा है, कोई चेंज आया क्या, वही चेंज हमने यहाँ पे निकाला है वही यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, और ये क्या है, इस रिएक्शन को बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर है। सो अभी जितने लोगों को ये डाउट था कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा बताया था वैसा बताया था, अभी आप लोगों को क्लियर होगा कि मैंने जो जहाँ बताया था वो बिल्कुल सही था, तरीके अलग थे बस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चले। हाँ, तो अभी जो एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट है और अच्छे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उन्हें देखते हैं। जैसे मैं लूँ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा Na2H2O3 से मैं बना रहा हूँ Na2S4O6। अब यहाँ मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखो, ये तो +1 रहेगा ऑलवेज़, ये भी +1 रहेगा। सल्फ़र यहाँ पे कितना है, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +2, निकाल के देख लेना, आपको निकालना आता है। और यहाँ सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2.5 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब इसे मुझे सॉल्व करना है, और मैं कैसे कर सकता हूँ। देखो, एक चीज़ तुम इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि इसमें सोडियम जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसे आयंस के फॉर्म में ब्रेक करूँ, तो यार तुम लोग एक चीज़ सीखो कि कोई भी कंपाउंड आयंस में कैसे ब्रेक होता है। सो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मैं ऐसे ही तो करूँगा, 2Na प्लस H2O3 -2, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 2Na प्लस S4O6 है, S4O6 -2। सो ये हमने दोनों को अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब हमारा जो चेंज है वो सोडियम में तो है नहीं, चेंज किस में है, सल्फ़र में। तो हम सिर्फ इन दो आयंस को भी ले तो हमारा काम चल जाएगा, हम इसको कट भी कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ तुम आयंस में ब्रेक करना सीख जाओ कि अगर ऐसे कंपाउंड दिए हों, इस टाइप से कंपाउंड दिए हों, तो उन्हें ब्रेक कैसे करेंगे। सो क्लियर सी बात है, आप उन्हें आयंस में ब्रेक करो। आयंस मीन्स एक कैटायन में चला जाएगा, एक एनायन में। तो फाइनली H2O3 -2 से S4O6 -2 है। अब मुझे चेंज देखना है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली थी, +2, और यहाँ कितनी निकाली थी, +2.5। अब मैं वैलेंसी फैक्टर निकाल रहा हूँ, पहले किसके लिए, इसके लिए निकाल रहा हूँ। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू वॉट, सो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू, चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है 0.5 का, और नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स है 2। सो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 × 2 विच इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ देख लो, यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है, अगेन अगर तुम इधर से इधर भी जाओ तो चेंज तो 0.5 का ही है ना। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.5 × नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 4, तो कितना हो गया, 2। ये आ गया इसके वैलेंसी फैक्टर। अब अगर तुम्हें इसे अभी भी तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन ये लास्ट है, बार बार नहीं दिखाऊंगा, जादूगर थोड़ी ना हूँ। चलो, यहाँ मैं 2 लगा दूँ तो क्या मेरे सल्फ़र बैलेंस हो जाते हैं, 4 सल्फ़र इधर, 4 बैलेंस, सल्फ़र बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, यहाँ 6, यहाँ 6, और दोनों पे चार्ज -2, पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है। सो इसमें तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल चार्ज है -4, और यहाँ चार्ज है -2, क्योंकि सामने 2 भी तो है ना, तो चार्ज क्या होगा, 2 × 2 -4। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे। अब अगर मैं वैलेंसी फैक्टर निकालूँ तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन विच आर बैलेंस्ड इज इक्वल टू 2, और इसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना है, 2। सो H2O3 के लिए कितना आएगा, 1, और यहाँ कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन बैलेंस इज इक्वल टू 2 और बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1। तो बताओ ऊपर और नीचे वाले कॉन्सेप्ट में से कहाँ पे वैलेंसी फैक्टर का चेंज आया, सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। सो मुझे लगता है अब तुम अच्छे से समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। अगर मैं ले रहा हूँ FeC2O4, तो ये रिएक्शंस आप लोग याद रखना, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि अपन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद भूल जाएंगे। इनको नोट्स जब भी बनाते हो तो इनको याद रखना। अब मुझे वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे चाहिए। अब देखो मुझे ब्रेक करने की बात है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि Fe यहाँ किस स्टेट में और यहाँ किस स्टेट में। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा। और अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें क्या होता है, सेम दोनों का ऑक्सीडेशन या दोनों का रिडक्शन। अब इस कंपाउंड में जो Fe है वो भी ऑक्सीडेशन कर रहा है और जो कार्बन है वो भी कर रहा है। कैसे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ अगेन तो ये चला जाएगा C2O4 -2 के फॉर्म में और ये चला जाएगा Fe+2 के फॉर्म में। अब ये आयंस -2 +2 कैसे आया, ये तुम्हें ब्रेक करना आना चाहिए। ये चला गया 2Fe+3 के फॉर्म में और ये किस में चला जाएगा, या फिर इसको ब्रेक नहीं भी करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसको ब्रेक मत करो। रिएक्टेंट वाले को मैंने ब्रेक कर लिया, ठीक है। Fe+2 क्या मिला, Fe2O3 + CO2। अब देखो Fe+2 से किस में जा रहा है, +2 से जा रहा है +3 में, जो कि इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडेशन को। और कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ क्या है +4। और ये भी दिखा रहा है ऑक्सीडेशन 1 से और यहाँ पे भी 1 से। अब ये जो कंपाउंड है इसमें 2 एटम्स ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, Fe भी ऑक्सीडेशन कर रहा है और कार्बन भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके 2 एटम या तो ऑक्सीडेशन करें या दोनों एटम रिडक्शन करें, हम ऐसा केस ले रहे हैं अभी, ये आपको पता होगा। अब देखो इस केस में हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बहुत पहले लिखवा के दिया था, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड। सो इसका ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर देखो Fe+2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन 1 से हो रहा है और नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, मैं ये वाला निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसका नहीं निकाल रहा और इसका भी नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ FeC2O4 का निकाल रहा हूँ। चेंज कितने से आ रहा है, चेंज इज़ इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 1। सो टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ Fe के रेस्पेक्ट में 1। अब 2 एटम है ना जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो मुझे कार्बन वाला भी तो चेक करना पड़ेगा। तो कार्बन वाले में देखो कितना है 1 और एटम कितने कार्बन के यहाँ 2। सो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाता है 2 आ जाता है। सो वैलेंसी फैक्टर यहाँ मैं कार्बन लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो, और यहाँ Fe क्योंकि दोनों एटम कर रहे हैं ना। सो यहाँ 1 × 2, ये कितना हुआ 2। अब मुझे पूरे कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर चाहिए, वैलेंसी फैक्टर FeC2O4। सो FeC2O4 का कितना हो जाएगा, Fe दिखा रहा था 1 और C दिखा रहा था 2, तो टोटल करना है आपको, यहाँ पे ऐड करना है। फिर से समझ लो, दोनों कंपाउंड यहाँ पे दोनों, ये जो पूरा कंपाउंड है इस कंपाउंड में 2 एटम ऑक्सीडेशन ही दिखा रहे थे। ये वो वाला केस है जिसमें या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। ये वो वाला केस नहीं है जिसमें एक एटम ऑक्सीडेशन कर रहा होगा यानी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, वैसा कोई केस नहीं है, वो भी हम आगे लेंगे। तो यहाँ पे आयरन जो था वो भी ऑक्सीडेशन कर रहा था और कार्बन भी ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो उस केस में क्या करना होता है, हमें दोनों का अलग अलग वैलेंसी फैक्टर निकालना होता है और ऐड कर देना होता है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड का कितना है 3। अब अगर मुझे, चलो इस रिएक्शन को वापस से लेते हैं और रिवर्स करके देखते हैं। FeC2O4 से Fe2O3 + CO2। अब अगर मुझे Fe का यहाँ चाहिए होता, वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड का चाहिए होता, तो ये कंपाउंड में तो क्या है, सिर्फ Fe है और ऑक्सीजन सेम स्टेट में, यहाँ पे -2 यहाँ पे -2। सो इसका कितना हो जाता, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी +3 और यहाँ कितनी थी +2। चेंज कितने से हो रहा है 1 से, और यहाँ एटम्स कितने हैं 2। सो Fe2O3 का अगर मैं वैलेंसी फैक्टर देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 चेंज इंटू नंबर ऑफ़ एटम विच इज़ इक्वल टू 2। सो इसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 2। अब कार्बन के लिए देख लो, चेंज कितने का था 1 का और एटम भी कितना है 1, तो CO2 का यहाँ पे कितना है 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Cu2S gives out Cu+2 + SO2, ये मैंने एग्जांपल लिया है।
अब देखो अगेन सेम चीज़ है, सेम चीज़ कैसे है समझो। यहाँ पे Cu2S है, इसका मतलब सल्फ़र -2, यानी कि किस फॉर्म में, जैसे ऑक्साइड होता है वैसे यहाँ सल्फ़र है। सो कॉपर की कितनी हो जाएगी +2, यानी दोनों कॉपर की मिला के +2 हो रही है, तो एक कॉपर की कितनी हो जाएगी +1। आप निकाल के देख सकते हो, जैसे मैं निकालना चाहूँ Cu2S में, तो मैं कैसे निकालूँगा। यहाँ कितनी है कॉपर +1। अब मैं निकालना चाहूँ तो 2x - 2 = 0। सो x = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा +1। सो कॉपर है +1, सल्फ़र है -2। यहाँ कॉपर है +2 और सल्फ़र है +4। ठीक है, अब +1 से +2 और -2 से +4, क्या दोनों ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं? एक ही कंपाउंड के दो एटम्स ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं। सो हम दोनों के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग निकालेंगे। अब अगर मुझे इसे ब्रेक करना होता, सपोज Cu2S को मुझे ब्रेक करना होता, तो मैं कैसे ब्रेक करता? मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गई। सो 2Cu प्लस S - 2 गिव्स आउट Cu + 2 प्लस SO2। सो मैं ब्रेक करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, बट तुम्हें ब्रेक करने की नीड नहीं है। अगर तुम चीज़ों को समझ रहे हो ईजिली तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो। मैं दोनों का अलग अलग दिखा देता। Cu+ से जा रहा है +2 में, चेंज कितने का हो रहा है 1 का, और क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फ़र -2 से जा रहा है +4 में। तो चेंज टोटल कितने का हो रहा है -2 से +4, इसका मतलब ऑक्सीडेशन बाय 6 हो रहा है। अब Cu के लिए हम वैलेंसी फैक्टर निकालें, तो Cu के लिए कितना आ जाएगा 1 × नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं 2। सो वैलेंसी फैक्टर फॉर विथ रेस्पेक्ट टू Cu = 2। अब वैलेंसी फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू सल्फ़र अगर हम निकालें तो एटम है 1, पहले एटम नहीं, पहले हम जो लिखते हैं वही लिखेंगे। सो चेंज कितने का हो रहा है, चेंज आ रहा है 6 से, और एटम है 1। सो यहाँ टोटल कितना है 6। अब वैलेंसी फैक्टर पूरे कंपाउंड का हम देखें Cu2S, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 = 8। सो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि एक ही कंपाउंड में दो एटम्स ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, दोनों ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो, वो उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर हो जाता है। क्लियर है बात? अब अगर मुझे इनके लिए निकालना होता जैसे Cu + 2 और SO2, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम निकालोगे और मुझे बताओगे। सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ नहीं करना, निकाल लोगे तुम लोग। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। FeH2 गिव्स आउट Fe2O3 + SO2। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। अगर मैं तुम्हें ये होमवर्क दे देता हूँ तो तुम इसमें गलती करके ही लाओगे। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे सल्फ़र को लोगे -2, और अगर तुम सल्फ़र को -2 लेते हो तो 2 सल्फ़र है, इसका मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ कितना है -4। सो इसको बैलेंस करने के लिए Fe कितना आएगा +4, क्योंकि कंपाउंड क्या है न्यूट्रल है। सो Fe कभी भी +4 स्टेट में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये गलती होती है। जैसे आप लोगों ने H2O2 देखा है, तो यार ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, और परऑक्साइड में क्या होता है O2 - 2 होता है। ठीक है, सेम एज़ यहाँ पे H2 जो है वो -2 के स्टेट में, H2 ना कि सल्फ़र। तो इसका मतलब एक सल्फ़र की ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितनी है -1, और दूसरे की भी कितनी है -1। तो जैसे परऑक्साइड होता है वैसे ही ये कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो सल्फ़र है वो -1 है, तो Fe कितना हो जाएगा +2। यहाँ Fe है +3, और जो सल्फ़र है वो है +4। अब देखो +2 से +3 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय 1, और -1 से +4 ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन कितने से, ऑक्सीडेशन बाय -1 से +4 जा रहा है, तो 5। अब वैलेंसी फैक्टर निकालना है मुझे, तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब यहीं से मैं देखो इसे ब्रेक नहीं कर रहा, अब तुम्हें बिना ब्रेक किए भी सिखा देता हूँ।
+2 से +3 और Fe के एटम कितने हैं 1, सो ऑक्सीडेशन 1 इंटू नंबर ऑफ एटम 1, तो Fe के रिस्पेक्ट में कितना है वैलेंसी फैक्टर 1, और यहाँ देखो यहाँ है 5 और S के एटम कितने हैं 2, सो ये कितना आया 10, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10 + 1 11, सो वैलेंसी फैक्टर FeH2 का आया 11, इसका और इसका होमवर्क है, आप निकाल के बताओगे। ईजी है, रिवर्स में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सीधा इधर चेंज देखना होता है। सो यहाँ वैलेंसी फैक्टर टोटल कितना आया 11, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब दोनों में हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। अब जो मैं कंपाउंड लेने जा रहा हूँ उस कंपाउंड में दोनों एटम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है वो है Fe2SO4 होल थ्राइस गिव्स आउट Fe+2 + SO2। अब देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ तो इजीली ब्रेक कर सकते हो, SO4 पे तुम्हें जनरली पता है कि SO4 -2 चार्ज कंटेन करता है, ठीक है। सो Fe पे चार्ज कितना होगा ये हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3SO4 -2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -6, तो यहाँ टोटल +6 होना चाहिए, तो Fe के 2 एटम +6 चार्ज कंटेन कर रहे हैं, तो एक एटम कितना करेगा +3। अब ऐसे ब्रेक करना यार, अब मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अब ये अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम समझ ही रहे हो मैं क्या बोलूँ तुम्हें, तो कुछ नहीं, सब बढ़िया है, कोशिश करो आ जाएगा ये भी। अब यहाँ पे सल्फ़र हमें देखना है, तो SO4 में आप सबको पता है कि सल्फ़र जो होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये +2 है और यहाँ सल्फ़र +4 है। +3 से +2 क्या ये रिडक्शन हो रहा है, और कितने से हो रहा है 1 से, +6 से +4 ये भी रिडक्शन है, और कितने से बाय 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सेम फैक्टर हम क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि इस बार दोनों रिडक्शन वाले, और हमें क्या करना है, जब तक दोनों ऑक्सीडेशन दोनों रिडक्शन वाले होंगे तब तक हमें अलग अलग वैलेंसी फैक्टर निकालने हैं और ऐड करना है। सो यहाँ 1 से हो रहा है और Fe के एटम कितने हैं 2, तो 1 × 2, Fe के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना आया 2, और सल्फ़र कितना है +6 से +4, 2 का चेंज आ रहा है, और यहाँ सल्फ़र के एटम कितने हैं, बाहर देखो 3 लगा हुआ है, सो इसको हमेशा याद रखना 2 × 3 6, सो टोटल वैलेंसी फैक्टर Fe2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू 8। इसका और इसका होमवर्क है, निकाल के बताओगे। सो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दे देता हूँ ये वैलेंसी फैक्टर वाला पार्ट, और फिर आप लोग मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक हमारा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड है हमारा FeCN का होल 6 -4 से कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 + CO2 + NO3-। अब इसमें मुझे इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर सपोज चाहिए। अगर इस टाइप के कंपाउंड तुम्हारे सामने आ जाएं और इसका वैलेंसी फैक्टर तुम कैसे निकालोगे ये तुम्हें पता करना है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ पहले बता देता हूँ जो कि आगे तुम सीखोगे। जो CN होता है ना, उस पर चार्ज होता है -1, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। क्लियर है? सो मैं क्या करूँगा, मैं चेंज देखूँगा। तो ये चीज़ याद रखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया रहता है, यहाँ नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि CN पे -1 चार्ज हम एज्यूम करते हैं। सो Fe पे चार्ज यहाँ कितना होगा ये मुझे निकालना है। CN पे मैंने तुम्हें बता दिया, तो मैं क्या मानूँ, x + 6 × -1, क्योंकि मैंने CN पे बता दिया, CN पे कितना होता है -1 इज़ इक्वल टू -4। ओवरऑल चार्ज कितना है -4। सो x इज़ इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो -6 -4 + 6, टोटल कितना आया +2। तो यहाँ पे मुझे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई कि Fe जो है वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन कर रहा है। ठीक है। सो पूरे CN की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है पूरे CN की, और Fe की कितनी है +2। सो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि Fe यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ Fe किस में है +3 में। अब पर्टिकुलर मुझे कार्बन और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालनी है, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, वो पंगा है। ठीक है, तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन की तुम कैसे निकाल सकते हो मैं तुम्हें समझाता हूँ।
अगर Cn पे चार्ज -1 है तो इसका कंपाउंड कैसा होता है, ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे कार्बन की होती है +2 और नाइट्रोजन की होती है -3, इसलिए ओवरऑल चार्ज कितना आ जाता है -1। सो इस स्ट्रक्चर को याद रखो, ये Cn- का स्ट्रक्चर है। आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, बट यहाँ पे अभी इतनी चीज़ें याद रखो। तो कार्बन की मुझे यहाँ से मिल गई कितनी है, +2 और नाइट्रोजन कितना है -3। ठीक, अब मेरे पास सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। अब +2 से +3, यहाँ कार्बन कितना है +4, नाइट्रोजन कितना है +5, +2 से +4, -3 से +5। अब देखो 3 हैं और तीनों में चेंजेस आ रहे हैं। अब कितने कितने चेंजेस आ रहे हैं वो देखना है। तो Fe कन्वर्ट हो रहा है 1 से, +2 से +3 जा रहा है मतलब 1 का चेंज आ रहा है। कार्बन +2 से +4 जा रहा है मतलब 2 का चेंज आ रहा है। और नाइट्रोजन -3 से +6 जा रहा है, -3 से +6 मतलब +5 सॉरी, बहुत बड़ा चेंज है। तो यहाँ पे जो टोटल चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, -3 से +5 मतलब 8 का चेंज आ रहा है। कितने का, 8 का। ठीक, ये हो गई बात। अब हमें क्या करना है, तीनों क्या कर रहे हैं, तीनों क्या दिखा रहे हैं, तीनों ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ही लॉजिक है, या तो सारे एटम्स अगर ऑक्सीडेशन दिखाएं और सारे एटम्स अगर रिडक्शन दिखाएं तो हम सबकी अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं वैलेंसी फैक्टर और ऐड कर देते हैं। सो Fe के एटम यहाँ पे कितने हैं, Fe का एटम है 1, तो 1 × 1। Fe के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1 है। कार्बन के एटम, कार्बन में चेंज कितने का आ रहा है, 2 का, और एटम कितने हैं 6, तो 2 × 6 कितना आया 12। यहाँ चेंज नाइट्रोजन है कितना है 8 और एटम कितने हैं 6, तो कितना हो जाएगा 48। सो वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड का कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर दो, 48 + 12 + 1 विच इज़ इक्वल टू 61। सो इसका और इसका होमवर्क है, निकाल के बताना कि इनका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग कितना आ रहा होगा। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं भाई ये तो हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, इसे किसी दूसरी तरीके से समझाओ। तो देखो मैं इसे बैलेंसिंग करके भी समझा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तुमने पढ़ा नहीं है और पढ़ने में भी टाइम है। -4, इसको बैलेंसिंग करते हैं हम। Fe +3 + CO2 + NO3 माइनस, ठीक है। Fe तो बैलेंस है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। कार्बन यहाँ कितने हैं, 6 एटम्स हैं, तो 6 CO2 कर दूँ, नाइट्रोजन भी 6 है, 6 NO3 कर दूँ। सो मेरे Fe, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन वाले तीनों एटम्स बैलेंस है। अब मैं आता हूँ ऑक्सीजन पे, 6 × 2 = 12 ऑक्सीजन यहाँ है, 18 यहाँ है, कितने हो गए 30। सो मैं यहाँ पे 30 H2O कर दूँ + 30 H2O। अब 30 H2O करने पे यहाँ पे 60 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 60 H+, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -4, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -4, और यहाँ टोटल चार्ज कितना है, Fe पे देखो +3 है, +60, 63 और -6 कितना आया, 63 - 6 57 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 57। अब तुम खुद सोचो कि 57 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 57 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं इस साइड पे, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए तुम क्या करोगे, 57 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करोगे ना, तो 57 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें वैलेंसी फैक्टर निकालना है किसका, FeCN का होल 6 कंपाउंड का पूरे का निकालना है। सो 57 इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी -4 चार्ज है, कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब आ जाएगा ना अब यहाँ से 61 ईजिली। अब देखो मैंने यहाँ, अब एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे 57 लिखा है, बट ये 57 क्या है, ये डिक्रीज़ दिखाया है मैंने। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने होते तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ता यहाँ पे, 61 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करके देख लो, यहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 61, ठीक है, ये है। और यहाँ टोटल कितना है, पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा था यहाँ पे,
अरे सॉरी, एक चीज़ और, हम क्या करते हैं यहाँ पे चार्ज देखते हैं। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना निकल के आया था, -4, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना निकल के आया था वो भी चेक कर लेते हैं। सो +3 + 60 -6, सो कितना हुआ 54, 57 पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इधर -4 नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे या तो इसको या इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे दोनों साइड चार्ज इक्वल चाहिए, और चार्ज इक्वल हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके कर सकते हैं। अगर मैं इस साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ जाएगा, इसका मतलब किसी कंडीशन में बैलेंस नहीं हो रही। तो मैं इधर क्या करूं, अगर मैं इधर 61 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, जो कि मैं रिएक्शन में ऐड करता हूं, यहाँ क्यों कर रहा हूँ, 61 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर ऐड कर दूं तो ये रिएक्शन दोनों साइड से बैलेंस है। अब देखो तुम्हें चार्ज में दिखा देता हूँ चार्ज बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। चलो देख लेते हैं। इधर टोटल चार्ज कितना है, -4, सो मुझे इधर भी -4 ही लाना है। कैसे लाऊंगा, 3 + 60 -6 यहाँ से, क्योंकि 6 और ये -1 चार्ज है, और सामने कितना है वैलेंसी फैक्टर 6 -61, तो कितना हो जाएगा 63 -67, टोटल कितना आ जाएगा 4। अब वैलेंसी फैक्टर इस कंपाउंड के लिए चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने कितने बैलेंस किए 61 अपॉन बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 1, सो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 61। तो आप चाहे बैलेंसिंग करके देखो चाहे विदाउट बैलेंसिंग देखो, अब मेरे हिसाब से ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बट आप दोनों जानते हो। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने इसकी बात की थी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। सो ये बड़ी रिएक्शन होती है, इसमें चार्ज वार्ज बैलेंस करने पे हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जाती है, दैट्स वाई हम नहीं करते। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको टाइम कम देना पड़ेगा, टाइम की बचत होगी और आप इजीली कर लोगे अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, याद रखना मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट आपका क्या होता है, FeSO4 डॉट NH2 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इससे कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में। अब देखो इन सब आयंस का तो इधर कोई लेना देना है नहीं, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में सिर्फ Fe है। तो यहाँ मुझे Fe चेक करना होता है, Fe पे है +2, यहाँ पे Fe पे चार्ज कितना है +2, और यहाँ कितना है +3, सो चेंज कितने का आ रहा है 1 का, ठीक है। और एटम कितने इधर एक ही हैं, सो वैलेंसी फैक्टर मोहर सॉल्ट का कितना हो जाएगा 1। अब कोई और अगर आप लेते तो क्या करते, अगर एडिशन, अगर सबके सब ऑक्सीडेशन कर रहे होते या सबके सब रिडक्शन कर रहे होते तो आप सबको ऐड कर देते। और अभी एक केस बचता है हमारा जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक एटम ऑक्सीडेशन कर रहा हो दूसरा रिडक्शन कर रहा हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो केस अभी हमें पढ़ना है। सो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर सारे के सारे एटम्स, किसी कंपाउंड के सारे एटम्स ऑक्सीडेशन करें या रिडक्शन करें तो आपको क्या करना है, आपको सबको अलग अलग ऑब्जर्व कर लेना है और उसके बाद आपको ऐड कर देना है, वही आपका फाइनल वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने जितने कॉन्सेप्ट सीखे, जितने एग्जांपल्स हमने देखे, वो सारे के सारे अच्छे से ऑब्जर्व करो। और मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बता दिया है, दोनों टाइप से मैंने आपको बता दिया कि चेंज नहीं आता। सो अभी कोई कंफ्यूज होकर मत पूछना कि सर आपने यहाँ पे ये बताया था वहाँ वो बताया था, टॉपिक वाइज है, जहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं हम उसी का रूल देखेंगे ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट तब तक हमने सुना भी नहीं था, अब हमने सुना है तो हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा रखी थी रिडॉक्स, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको बैलेंसिंग का रूल बताया था। सो सब अपनी जगह पे चलते रहते हैं। वैलेंसी फैक्टर, अब जो नेक्स्ट केस है वो हम क्या देखने जा रहे हैं, व्हेन वन एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर एलिमेंट रिड्यूस्ड। सो अभी हमने जो देखा था उसमें क्या हो रहा था कि एक कंपाउंड में दो एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज दिखा रहे हैं तो वो दोनों या तो ऑक्सीडेशन कर रहे थे या रिडक्शन कर रहे थे। अब हम क्या देखेंगे कि अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं
और उसमें अगर एक एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और दूसरा रिडक्शन दिखा रहा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो वैलेंसी फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन और टोटल चेंज इन रिडक्शन। यानी आपको वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप ऑक्सीडेशन हो रहा था या सिर्फ रिडक्शन हो रहा था, आप सबकी अलग अलग वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे थे और ऐड करके दे रहे थे। बट इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको सीधा सीधा एक चीज़ करनी है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो एलिमेंट्स हैं और दोनों ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहे हैं तो आपको उस केस में क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आप या तो ऑक्सीडेशन वाले चेंज को लोगे या फिर रिडक्शन वाले चेंज को लोगे। चलो मैं एग्जांपल से समझा देता। जैसे मैंने लिया KClO3, ये कन्वर्ट हो रहा है KCl प्लस O2 में। अब देखो मैंने रिएक्शन को बैलेंस की नहीं है और मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। पोटेशियम तो यहाँ चेंज होगा नहीं, यहाँ +1 है, यहाँ पे +1 रहेगा। Cl यहाँ पे +5 है, यहाँ -1 है। ऑक्सीजन यहाँ -2 है, यहाँ 0 है। अब देखो Cl क्या दिखा रहा है, Cl दिखा रहा है रिडक्शन, +5 से -1 जा रहा है। +5 से -1 मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय 6 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये -2 से 0 पे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन बाय 2। अब देखो यार, इसमें अलग अलग प्रोसेस हो गई, एक एलिमेंट रिडक्शन दिखा रहा है, एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। तो ऐसा केस तो अभी तक हमने ऊपर देखा नहीं था, या तो दोनों रिडक्शन दिखाते थे या दोनों ऑक्सीडेशन दिखाते थे, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, मुझे चेंज देखना है। मैं चेंज देख लेता हूँ। सो Cl के एटम कितने हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। सो 6 × 1, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 6, यानी कि रिडक्शन वाला वैलेंसी फैक्टर 6 हो गया। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन वाला देखो तो -2 से 0 चेंज 2 का, और एटम कितने हैं 3, 6, दोनों में 6 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा वैलेंसी फैक्टर जो है वो 6 है। आइदर ऑक्सीडेशन वाला लिखो और रिडक्शन वाला लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो, एक लिखो, दोनों मत लिखो। क्लियर है। तो इसमें और इसमें ऑक्सीडेशन मतलब वैलेंसी फैक्टर इन दोनों कंपाउंड का कितना है, ये आपको निकाल के बताना है। सिंपल है। चलो मैं पहला वाला बता देता हूँ, फिर से एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार। KCl प्लस O2, KCl का चाहिए वैलेंसी फैक्टर। सो देखो Cl में क्या चेंज आ रहा है, Cl यहाँ था -1, यहाँ था +5, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि एटम भी Cl के कितने हैं 1, और यहाँ देखो 0 -2 चेंज था 2 का, और एटम कितने थे 2, 4, यानी इसके लिए आ रहा है 4, इसके लिए 6 और इसके लिए भी 6। सो ये आपके वैलेंसी फैक्टर आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 गिव्स आउट Cr2O3 प्लस N2। अब मैं चाहूँ तो इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ब्रेक करने की कोशिश तुम लोग कर लेना, मैं दिखा देता हूँ। ये ब्रेक होगा 2NH4 प्लस अमोनियम आयन और Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन। सो ब्रेक तुम कर लोगे। तो ब्रेक वाले से मैं नहीं सिखा रहा, मैं सीधा सीधा डायरेक्टली आपको सिखा देता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यही तो मुझे पता करना है। अगर मुझे ये पता चल गया तो बात ही ख़त्म हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो अभी हमने देखा था क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन की यहाँ पे क्या होगी NH4 में। तो अगर मैं इसको NH4 प्लस की तरह सोचूं तो कितनी आ जाएगी, X, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रेट फॉर्म में -4 = +1। सो नाइट्रोजन यहाँ +5 है, हाइड्रोजन अगर पहले लिखा हो तो +1 और बाद में लिखा हो तो -1। Cr की यहाँ पे कितनी है, Cr2O7 -2 में तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, +6 आ जाएगा। यहाँ Cr कितना है, -6 + 6 यानी +3। तो ये सब तुम निकाल लेना यार, ये सब मैं तुम्हें बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ। अब इसके चक्कर में मुझे मत फंसाना, वरना फिर ये चैप्टर धरा का धरा रह जाएगा। मुझे इसको मुश्किल से 2 क्लास में ख़त्म करना है, 2 या 3 और क्लास लूँगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उड़ा दूंगा मैं पूरा। चेंज कितने से आ रहा है, चेंज आ रहा है 5 से, और यहाँ कितने से आ रहा है 3 से। यहाँ क्या हो रहा है +5 से 0, ठीक है। +5 से 0 मतलब
क्या दिखा रहा है, +5 से 0 जा रहा है, इसका मतलब ये दिखा रहा है रिडक्शन। और दूसरा क्या दिखा रहा है, +6 से +3, तो ये भी क्या दिखा रहा है, दोनों रिडक्शन दिखा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, नहीं यार 2 सेकेंड, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो है वो -3 है NH4 में, -3 से ये जा रहा है 0 पे, -3 से 0 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय 3, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय 3। ठीक है, ये है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है वैलेंसी फैक्टर। तो मैं इसके लिए देखूँ तो नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, बाहर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2। सो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर कितना है, 6। और इसके लिए देखो तो Cr चेंज कितना हो रहा है, 3, और Cr के एटम कितने हैं, 2। तो 3 × 2 = 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। अब ये वाले जो केस हैं ये बहुत कम मिलते हैं तुमको, पूरे कॉन्सेप्ट में ये वाला केस तुमको बहुत कम सॉल्व करने को मिलेगा। जो मिलेगा या तो ऑक्सीडेशन वाला होगा या रिडक्शन वाला, यानी मेन जो हमने सीखना था वो हमने सीख लिया। अब आज का लास्ट केस, ठीक है, यानी लास्ट हम देखने जा रहे हैं जिसमें हमको वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन। सो आज की ये लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, वैलेंसी फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर हम निकालते हैं, वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट 1 वैलेंसी फैक्टर, जिस कंपाउंड का निकालना हो, = वैलेंसी फैक्टर 1 + वैलेंसी फैक्टर 2। यानी कि ये वैलेंसी फैक्टर होगा ऑक्सीडेशन वाले का और ये वैलेंसी फैक्टर होगा रिडक्शन वाले का। सो ये इसका फॉर्मूला है, इस टाइप से हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ I2 से मैं ले रहा हूँ I- + IO3-। I2 कितना है, 0, यहाँ कितना है, -1, और यहाँ कितना है, +5। 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय 1, और 0 से +5 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय 5। ठीक है, अब एक हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक हो रहा है रिडक्शन। तो मैं पहले वैलेंसी फैक्टर दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इसके लिए निकालूँ रिडक्शन के लिए, तो 1 से रिडक्शन हो रहा है और इधर एटम कितने हैं, 2 एटम्स, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 2 = 2। और यहाँ क्या है, चेंज आ रहा है 5 से और एटम कितने हैं, 2, सो कितना हो जाएगा, 10। हम सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं और हम जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं सब रिएक्टेंट के लिए देखे हैं। अब देखो 1, अब मुझे I2 का वैलेंसी फैक्टर चाहिए, I2 का वैलेंसी फैक्टर = व्हाट, सो 1 बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी I2 का मैं लिख देता हूँ = 1 बाय वैलेंसी फैक्टर या तो रिडक्शन VF1 + 1/VF2। सो VF1 में इसको मान लेता हूँ रिडक्शन वाले को, तो कितना हो जाएगा, 1/2 + VF2 मान लेता हूँ मैं ऑक्सीडेशन वाले को, तो 1/10। सो 1/VF = कितना आ जाएगा ये। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा ये, 10/6, यानी वैलेंसी फैक्टर जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 10/6 आएगा, तो 10/6 का मतलब क्या है, 5/3। यानी I2 का वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पे, 5/3। ये वैलेंसी फैक्टर आ गया। ठीक है, सो ये किसके लिए है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के लिए। एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ जिससे कि कंफ्यूज नहीं हो, या दो एग्जांपल और ले लेते हैं। पहला लेते हैं P4 से PS3 + S2PO2-। P4 यहाँ 0 है, यहाँ कितना है, यहाँ पे है -3, और यहाँ पे P कितना है, यहाँ आएगा +1, निकाल के देख लेना। 0 से -3 क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन हो रहा है किससे, बाय 3। और P4 से यानी 0 से 1 ऑक्सीडेशन
बाय 1। सो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करूं तो एटम कितने हैं यहाँ पे 4 एटम्स है, तो 1 × 4 इज इक्वल टू 4, यानी ऑक्सीडेशन के लिए वैलेंसी फैक्टर आया 4 और रिडक्शन के लिए कितना आएगा, रिडक्शन बाय 3 हो रहा है इंटू 4 यानी 12। सो 1 वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1 VF1। VF1 मतलब या तो ऑक्सीडेशन ले लो VF1 को या रिडक्शन, वो तुम्हारी चॉइस है। तो मैं मान लेता हूँ VF1 इसको, तो 1/4 प्लस 1/12 ये मान लिया मैंने। इसको सॉल्व करोगे वैलेंसी फैक्टर तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, VF इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा सॉल्व करने पे। सॉल्व करके देख लेना। इसका और इसका प्रोडक्ट वाले तुम्हारे लिए होमवर्क है, सबके लिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम खुद से कैलकुलेट करके आओगे। एक और एग्जांपल ले लेता लास्ट। H2O2 गिव्स आउट H2O प्लस O2। यहाँ पे H2O2 में जो O2 है परऑक्साइड है -1 है, यहाँ कितना है -2 और यहाँ कितना है 0। हाइड्रोजन में कोई चेंज होगा नहीं। सो -1 से -2 क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय 1 और O2 से O2 यानी -1 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बाय 1। अब दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लो वैलेंसी फैक्टर। तो एटम कितने हैं 2, सो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी कितने हैं 2, सो यहाँ पे भी 2। तो 1/VF इज़ इक्वल टू 1/VF1 प्लस 1/VF2। ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन के लिए 1/2। सो इसका वैलेंसी फैक्टर फाइनली 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर मुझे मान लो इस H2O के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना होता तो 2 से -1 चेंज है 1 का और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 1। सो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाता 1 और इसके लिए देखता तो कितना हो जाता 0 से -1 चेंज आ रहा है 1 का, एटम है 2, वैलेंसी फैक्टर 2। सो ये थी आज आपकी क्लास जिसमें वैलेंसी फैक्टर हमने हर टाइप से निकालना सीख लिया। अब आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी गलती नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अच्छे से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कोई डाउट हो मुझसे पूछो और अपनी बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यानी वैलेंसी फैक्टर तो एटलीस्ट तुम लोग निकालना सीख जाओ अच्छे से। कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे बात करना, मैं आपको क्लियर करूँगा आपके डाउट्स। और बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन भी लूँगा, बट यार एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर को मुझे कंप्लीट करने दो, जिससे कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस पे एक साथ वापस से डिस्कशन लूँगा। सो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो मैंने बुकलेट भेजी है वो भी सॉल्व करो अच्छे से। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व हो गया, कुछ बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया, कुछ बोलते हैं डाउट से समझ में नहीं आता उस चैप्टर का तुमने किया क्या है। तुमने बस एक चीज़ की है कि उस चैप्टर को ना तुमने हल्के में लेके बस ख़राब कर दिया पूरा चैप्टर। कोई नहीं, जिसको भी अच्छे से समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो अच्छे से देखो और फ़िलहाल तो तुम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझो और अपने डाउट्स पूछो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल।